स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इजराइल और हमास का युद्ध एक खतरनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है। अब इस युद्ध में इजराइल और हमास के अलावा बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स एक एक करके उतरते जा रहे हैं। अब देखिए ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक लास्ट सैटरडे को इजरायली डिफेंस फोर्स ने सीरिया और लेबनान के हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स पर अपनी मिसाइल्स दागी हैं। इजराइल का कहना है कि उसके ऊपर कई दिनों से सीरिया और लेबनान की ओर से मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और ये अटैक्स कोई पहली बार नहीं हुए हैं। दोस्तों, अक्टूबर 17 के बाद इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकन एयरबेसेस पर भी 13 आर्म ड्रोन और रॉकेट अटैक्स हो चुके हैं, जिसके बाद से ही अमेरिकन और इंटरनेशनल कोलिशन की फोर्सेस लगातार इस रीजन में हाई अलर्ट पर हैं। इनमें से 10 हमलों में वेस्टर्न इराक में मौजूद एन अल असद एयरबेस, इराकी कुर्दिस्तान के अल हरीर एयरबेस और बगदाद एयरपोर्ट के पास एक मिलिट्री कैंप को टारगेट किया गया है। ये साइट्स 2500 से भी ज्यादा यूएस ट्रूप्स और 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल कोलिशन के सोल्जर्स को बिलोंग करती है। साथ ही साथ सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को सपोर्ट करने वाली इराकी फैक्शंस ने सीरिया के ईस्ट में मौजूद अल तनफ और कोनोको बेसेस को टारगेट किया है। देखा जाए तो कुर्दिश फोर्सेस द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड इस रीजन में लगभग 900 यूएस ट्रूप्स एंटी IS ग्रुप कोलिशन से अटैच्ड हैं। इस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच भी लगातार मिसाइल्स, आर्टिलरी और रॉकेट फायर्स का अटैक और काउंटर अटैक का दौर जारी है। दोनों ही साइड से एक दूसरे पर मिसाइल्स दागी जा रही हैं और दोनों ही साइड के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हालांकि यूएस और बाकी इंटरनेशनल अलाइज ये कोशिश कर रही हैं कि एटलीस्ट इजराइल के नॉर्दर्न फ्रंट पर हालात काबू में रहें, जिससे यहाँ पर एक ऑल आउट रीजनल वॉर को टाला जा सके। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने बार बार वार्न किया कि अब उसके सब्र का बांध टूट रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ इजराइल में हो रहे अटैक्स को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किसी काम नहीं आ रहे। यहाँ उसके 2,30,000 से भी ज्यादा इजरायली सिटीजन्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। सदर्न लेबनान से भी 70,000 से अधिक लोग अपनी जगह खाली कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर दो साइड से डिस्ट्रक्शन के नजारे बहुत ही भयानक पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इजराइल और हमास की इस लड़ाई में आखिर सीरिया और लेबनान इजराइल के खिलाफ क्यों उतर आए हैं, और उसमें भी बड़ा प्रश्न ये कि आखिर इन सब में ईरान का क्या रोल है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 2 के IR सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इस रीजन में अलग अलग कंट्री या बाकी स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स किसी डिप्लोमेटिक या मिलिट्री क्राइसिस में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये यहाँ मौजूद देशों और ग्रुप्स के बीच की लॉन्ग टर्म राइवलरीज द्वारा ही डिसाइड होता है। ऐसे में आज की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इन सभी राइवलरीज को डिकोड करना होगा। ऐसे में ये सीरियन जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी इन सभी गांठों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सीरिया के टर्मोइल को समझने के लिए हमें यहाँ होने वाले प्रॉक्सी वॉर्स के रूट्स को समझना होगा, और इसके रूट्स इस रीजन की 2 मेजर पावर यानी कि ईरान और सऊदी अरेबिया के डिस्प्यूट्स में ट्रेस किए जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी इस्लाम के बरसों पुराने सुन्नी शिया डिस्प्यूट से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि 17वीं सेंचुरी में ईरान की सफाविद डायनेस्टी ने इस्लाम के शिया सेक्ट को एब्रेज किया। उन्होंने ईरान को शिया सेक्ट के फॉलोअर के रूप में प्रेजेंट किया। वहीं दूसरी ओर 18वीं सेंचुरी में हाउस ऑफ सऊद ने इस्लाम के दूसरे सेक्ट यानी कि सुन्नी को अपहोल्ड किया। यानी ये दोनों देश इस्लाम के 2 डिफरेंट सेक्ट्स को एब्रेज करने लगे, और यहीं से मिडिल ईस्ट की सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डीप रूटेड राइवलरी की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि भले ही आज ये दोनों देश यूएस के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को शेयर करते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था ये दोनों एक दूसरे के साथ स्मूथ रिलेशंस शेयर करते थे। एग्जाम्पल के लिए कोल्ड वॉर एरा के दौरान सऊदी अरेबिया और ईरान ने यूएस को सपोर्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट में एक साथ मिलकर एक एंटी सोवियत फ्रंट बिल्ड किया। यहाँ ईरान यूएस को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड करता था, जबकि सऊदी अरेबिया इसके लिए फंडिंग सपोर्ट दिया करता था। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उस समय इन दोनों ही कंट्रीज के मोनार्क्स को यूएस के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है।
यूपीएससी आईएएस लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को इस न्यू ईयर सेल में ज्वाइन करते हैं एंड एएन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप 40,000 तक के इस कोर्स को मात्र 21,999 में ही अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यही वजह है कि उस दौरान इन दोनों को मिडिल ईस्ट के रीजनल सिक्योरिटी के लिए यूएस के ट्विन पिलर्स कहा जाता था, लेकिन 1979 में हुए ईरान रेवोल्यूशन के बाद मिडिल ईस्ट का डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, इस रेवोल्यूशन ने ईरानियन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी के शिया मिलिटेंट्स ने यूएस बैक्ड किंग शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को ओवरथ्रो कर दिया और इसी के साथ ईरान में मोनार्की को थियोक्रेसी के द्वारा रिप्लेस कर दिया। दोस्तों, थियोक्रेसी यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रिलीजियस लीडर्स के द्वारा रूल किया जाता है। देखा जाए तो उसी साल में सऊदी अरेबिया में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। नवंबर 1979 में कुछ एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट्स ने मक्का के ग्रैंड मॉस्क पर अटैक किया। इसके बाद सऊदी अरेबिया के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर एक फुल स्टॉप लग गया। सऊदी अरेबिया एक कंजर्वेटिव सोसाइटी बन गया। उसमें सुन्नी सेक्ट के एक स्ट्रिक्ट वर्जन यानी कि वहाबिज्म को एम्ब्रेस किया। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके चलते शिया मुस्लिम का एक नया रेडिकल ब्रांड इमर्ज हुआ। ये नया वर्जन सऊदी अरेबिया के सुन्नी कंजर्वेटिव्स के खिलाफ था। इसी के चलते इस रीजन में दोनों इस्लामिक थियोक्रेसीज के बीच रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोल की लड़ाई फिर से शुरू हो गई, जो कि आज तक जारी है। और तभी से दोनों ही ऑयल रिच कंट्रीज मिडिल ईस्ट और उसके सराउंडिंग रीजन्स में अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने की होड़ में लग गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने आपस में कभी भी एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि दोनों दूसरे देशों में इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे। और इन्हीं दोनों सेक्टेरियन पावर्स की राइवलरी के चलते आज सीरिया, यमन, बहरीन और लेबनान जैसे देशों में सिविल वॉर और पॉलिटिकल अनरेस्ट न केवल शुरू हुआ बल्कि आज तक बना हुआ है। दोनों ही पावर्स अपने इंटरेस्ट के लिए सेक्टेरियनिज्म और टेररिज्म को सपोर्ट करती आई हैं। इसका नतीजा यह कि आज यूएई, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे सुन्नी स्टेट्स हमें सऊदी ब्लॉक में दिखाई पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर इराक और सीरिया की शियाट रेजिम ईरान के ब्लॉक में खड़ी नजर आती है। अगर इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो मिडिल ईस्ट में भी कोल्ड वॉर के जैसी कैंप पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। अपनी इसी राइवलरी के चलते ये दोनों देश इस रीजन में कई डेडली प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे हैं, जिसमें इस रीजन के बहुत से देशों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए साल 2010-11 में अरब स्प्रिंग के दौरान जब अरब कंट्रीज के रिजीम्स को ओवरथ्रो किया गया तो उनमें से बहुत से देश आज तक पीसफुल ट्रांजिशन अचीव ही नहीं कर पाए हैं और इसी से सीरिया, यमन और इराक जैसे देशों में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इस वैक्यूम को सऊदी और ईरान ने अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया। ये दोनों इन देशों में लड़ रहे अपोजिट फैक्शंस को फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सपोर्ट देकर उनको आपस में लड़ने के लिए बूस्ट करते रहे और इसी को प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सीरिया में ईरान बशर अल असद की शियाट रेजिम को सपोर्ट करती है, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरेबिया यहाँ मौजूद सुन्नी रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। ठीक उसी तरीके से ईरान लेबनान में शिया मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह और यमन में हूती रेबल्स को सपोर्ट करता है और वहीं दूसरी ओर सऊदी अरेबिया लेबनान और यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पूरी कहानी में इजराइल कहाँ छुपा बैठा है। देखिए, यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि भले ही इजराइल सऊदी और ईरान की इस रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल राइवलरी में एक नॉन अलाइंड स्टैंस लेता है, लेकिन ईरान और सीरिया के प्रति इजराइल की कड़वाहट का एक सोर्स ये प्रॉक्सी वॉर भी रहा है। दरअसल यहाँ ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ रहे मिलिटेंट ग्रुप यानी कि हमास को सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी अरेबिया इजराइल को ईरान से लड़ने में मदद करता है। खैर, आइए अब वापस से सीरिया पर गौर करते हैं और सीरिया की क्राइसिस से जुड़े बाकी पहलुओं को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सीरियन अरब रिपब्लिक एक वेस्ट एशियन कंट्री है जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और लेवेंट के बीच में मौजूद है। ये वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ में टर्की, ईस्ट और साउथ ईस्ट में इराक और साउथ वेस्ट में इजराइल और लेबनान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। देखा जाए तो अरब्स यहाँ के लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप और सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ के लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप को फॉर्म करते हैं। 1960 से सीरिया को बाथिस्ट पार्टी के द्वारा रूल किया जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि किसी बाथिस्ट पार्टी का ऑथोरिटेरियन रूल सीरिया के डेवेस्टेशन का कारण बना है। जैसा कि आप जानते होंगे कि साल 2010-11 में अरब वर्ल्ड में अरब स्प्रिंग नामक एक रेवोल्यूशनरी वेव ने जन्म लिया, जिसका मकसद अरब वर्ल्ड में स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटेरियन रिजीम्स को हटाकर वहां पीपल प्रो गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश करना था। लेकिन समय के साथ बढ़ते बढ़ते इन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट ने खूंखार सिविल वॉर्स का रूप ले लिया। जल्द ही सीरिया भी पहुंच गया। इसने सीरिया में दस्तक तब दी जब मार्च 2011 में सीरिया के सदर्न सिटी डेरा में देश की अप्रेसिव रेजिम के खिलाफ एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हुई। यहाँ भी प्रोटेस्टर सीरिया के ऑटोक्रेटिक लीडर बशर अल असद के डिक्टेटोरियल रेजिम को हटाकर वहां बेटर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन इन प्रोटेस्ट को बुरी तरीके से क्रश कर दिया गया, जिसके बाद से अनरेस्ट और भी तेजी से फैलता गया और धीरे धीरे ऑपोजिशन ग्रुप्स ने
खुद को एप्रेसिव रिजीम से डिफेंड करने और रूलिंग अथॉरिटेरियन रिजीम को ओवरथ्रो करने के लिए हथियार उठाने शुरू कर दिए। दोस्तों वो दिन था और आज का दिन है। इन ऑपोजिशन रेबल्स और बशर अल असद की अराजक सरकार की इस लड़ाई की आग में ये देश बुरे तरीके से झुलस रहा है। देखा जाए तो इतने सालों में यहाँ पर बहुत से रेबल्स ग्रुप ने जन्म लिया, जिनमें से इस्लामिक स्टेट या फिर अल कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ने यहाँ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को ब्रीड किया। लेकिन अब ये सिविल वॉर एक सिविल वॉर नहीं रह गया है। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इन इंडिपेंडेंट रेबल ग्रुप्स और बशर अल असद की गवर्नमेंट दोनों ही गुटों को मनी, वेपनरी एंड फाइटर्स के रूप में फॉरेन पावर्स का भी सपोर्ट हासिल हुआ है। जहां एक और सीरियन गवर्नमेंट के ऑपोजिशंस यानी रेबल ग्रुप्स को टर्की, वेस्टर्न पावर्स और बहुत से दूसरे अरब स्टेट्स का सपोर्ट मिलता रहा है, वहीं यहाँ की बशर अल असद की अथॉरिटेरियन रिजीम को रशिया और ईरान के द्वारा मिलिट्री और मॉनेटरी सपोर्ट किया जाता है। यही नहीं, ईरान द्वारा स्पॉन्सर्ड, आर्म्ड और ट्रेन किए गए हजारों मिलिशियाज ने भी सीरियन आर्मी को सपोर्ट किया है। दोस्तों मिलिशियाज में लेबनान बेस्ड और ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह के साथ ही साथ इराक, अफगानिस्तान एंड यमन से मिलिटेंट्स भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर साल 2014 से एक यूएस लेड ग्लोबल कोalition कुर्दिश एंड अरब मिलिशियाज की एक ऑपोजिशन अलायंस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को टेरर ग्रुप्स जैसे कि आईएस मिलिटेंट्स से भी लड़ने में मदद कर रहा है। उसी तरह सऊदी अरेबिया ने भी ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यहाँ रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। ऐसे में अब आप ये समझ गए होंगे कि सीरियन क्राइसिस में कौन सा ग्रुप किस ओर है और कौन सा देश किस फैक्शन को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों सीरिया की इस पूरी क्राइसिस को समझने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि यहाँ इजराइल का क्या इन्वॉल्वमेंट है। देखिए अगर इजराइल की बात करें तो शुरुआत में उसने इस पूरे क्राइसिस में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की। दरअसल इसके दो कारण थे। देखिए पहला तो ये था कि इजराइल अपने नॉर्थ में कोई नया ब्लंडर नहीं चाहता था। वो यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट चाहता था जो 1974 की सीजफायर को कंटिन्यू करती रहे, और दूसरा उसका कंसर्न ये था कि यहाँ बशर अल असद को हटाने की इस लड़ाई में इस्लामिक स्टेट एंड अल कायदा जैसे एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स यहाँ के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेकुलर और मॉडरेट रेबल फैक्शंस को ओवरटेक कर देंगे। यहाँ वो ये भी देख रहा था कि कैसे यूएस असद और उसके रशियन एंड ईरानियन पार्टनर्स की क्लियर कट विक्ट्री प्रिवेंट करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा था जहाँ वो सीरिया की 70% से भी ज्यादा टेरिटरी को असद के कंट्रोल से बाहर कर चुका था। उसने इस गोल को पूरा करने के लिए कुर्द्स को यूफ्रेट्स रिवर की ईस्ट में अपनी एक ऑटोनोमस एंटिटी मेंटेन करने में मदद की। साउथ में टनफ के अराउंड यूएस मैनेज्ड इनक्लेव बिल्ड किया। साथ ही टर्की द्वारा कैप्चर्ड 3 नॉर्दर्न रीजन्स और इदलिब में सीरियन असॉल्ट को रोकने के लिए टर्की का सपोर्ट करता रहा। आपको बता दें कि इदलिब का नॉर्थ वेस्टर्न रिबल हेड प्रोविंस बशर अल असद के ऑपोजिशन का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। खैर इस सब के चलते आज अगर इजराइल सीरिया में किसी चीज को लेकर कंसर्न है तो वो ईरान का एक्सेसिव इन्फ्लुएंस है। दोस्तों इजराइल का सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि सीरिया हिजबुल्लाह और बाकी शिया मिलिशियाज को ईरानियन मिलिट्री और वेपन्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, जिसके दम पर ईरान द्वारा स्पॉन्सर्ड बशर अल असद की रिजीम सीरिया में अभी तक सस्टेन कर पा रही है। इसको टैकल करने के लिए इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स ने 2 सीरियन माइनॉरिटीज यानी कि ड्रज और कुर्द्स को सपोर्ट करके इजराइल और सीरिया के बीच एक बफर क्रिएट करने की भी कोशिश की है, लेकिन ईरान और लेबनान के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के चलते इन ऑप्शंस को सक्सेस नहीं मिल पाई है। दोस्तों अब हम आते हैं लेबनान पर, जो इस बैटल का प्रोमिनेंट फ्रंट रहा है। देखिए जहां ईरान की सिक्योरिटी फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का प्रॉक्सी ग्रुप यानी कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ अटैक लॉन्च करता है। साल 2006 में जब इजराइल और लेबनान के बीच लास्ट प्रॉक्सी वॉर हुआ, उसके बाद से हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग ने इजराइल के बॉर्डर पर अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स का एक बड़ा आर्सेनल बिछा दिया। देखा जाए तो तभी से इनके बीच एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज और सिक्योरिटी पोजिशंस पर अटैक देखने को मिलते रहते हैं। ईरान, इराक और सीरिया के जरिए लेबनान में हिजबुल्लाह को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड करता है। दोस्तों आर्म्स के इस ट्रांसफर को कंट्रोल करने और अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर इन हॉस्टाइल्स को रोकने के लिए इजराइल सीरिया में ईरानियन टारगेट्स के खिलाफ स्ट्राइक्स करता रहता है। और अगर हम सीरिया पर फिर से वापस आएं तो वो इजराइल के जन्म से ही इजराइल का एक स्टॉन्च ओपोनेंट रहा है। ये दोनों आपस में ऑल आउट वॉर भी लड़ चुके हैं और इन वॉर्स ने हमेशा इनकी कड़वाहट को मल्टीप्लाई किया है। एग्जाम्पल के तौर पर 1967 में लड़ी गई 6 डे वॉर में सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देश इजराइल के हाथों बुरी तरीके से हार चुके थे, जिसके बाद इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला, जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर और सीरिया की गोलन हाइट्स पर अब इजराइल का कब्जा था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि जॉर्डन इजराइल की साइड हो गया। और दोस्तों इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। असल में जॉर्डन पहले पीएलओ यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ सेफ बेसिस प्रोवाइड किया करता था, लेकिन बाद में से पीएलओ ने जॉर्डन के प्रेसिडेंट के असैसिनेशन और देश में तख्ता पलट की तैयारी करनी शुरू कर दी गई थी। इसलिए इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई
और जॉर्डन पीएलओ को वहां से बाहर निकालना चाहता था। दोस्तों नतीजा ये हुआ कि 1970 से 71 में जॉर्डन और पीएलओ के बीच ब्लैक सितंबर वॉर छिड़ गया, जहां पीएलओ को भी सीरियन आर्मी का साथ मिल रहा था। मगर ऐसे मुश्किल वक्त में इजराइल ने जॉर्डन का साथ दिया और पीएलओ को जॉर्डन से खदेड़ दिया, जिसके चलते इस वॉर के बाद जॉर्डन इजराइल के करीब आ गया और सीरिया का बिटर राइवल बन चुका था। साथ ही वॉर टॉर्न सीरिया में उसकी कमजोर हालत का फायदा उठाते हुए हाफिज अल असद वहां तख्ता पलट करके सीरिया के नए प्रेसिडेंट बन चुके थे। यही हाफिज अल असद इससे पहले 1967 में हुए 6 डे वॉर के टाइम पर सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर थे और अब प्रेसिडेंट बनकर वो इजराइल से अपनी उसी हार का बदला लेना चाहते थे। दोस्तों उनका मेन मकसद अपनी इमेज को ठीक करना और गोलन हाइट्स को फिर से कैप्चर करना था। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में हिजबुल्लाह और सीरिया के रिलेशनशिप ने भी इस पूरे क्राइसिस को इंटेंसिफाई किया है। इजराइल के खिलाफ कॉमन ओपोजिशन और ईरान के सपोर्ट के चलते ये दोनों ग्रुप्स आपस में स्ट्रॉन्ग टाइज शेयर करने लगे हैं। ऐसे में इस पूरे कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड को समझने के बाद अब आप इजराइल और सीरिया या लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच हो रही एयर स्ट्राइक्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखा जाए तो पिछले एक दशक से ईरान वॉर टॉर्न सीरिया का एक प्रोमिनेंट फीचर बना हुआ है, जबकि लेबनान में ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह का बोलबाला चल रहा है और ये दोनों ही नॉर्थ में इजराइल के लिए सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज करते हैं। दोस्तों इजराइल की स्ट्राइक्स को इन दोनों ग्रुप्स में नॉर्थ में एक नया वॉर फ्रंट ओपन करने से रोकने के लिए एक प्रीएम्प्टिव एक्शन की तरह देखा जा रहा है। जैसे इस कॉन्फ्लिक्ट का स्केल बढ़ रहा है, इस वॉर के स्पिल ओवर का रिस्क उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से फॉल्ट लाइंस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, उसमें कोई भी मूवमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग की चिंगारी इस वॉर को एक वाइल्ड फायर में तब्दील करने के लिए काफी हो सकती है। दोस्तों आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।